हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने कनेक्टर्स का पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। पहले वाले पार्ट में हमने कनेक्टर्स के इंट्रोडक्शन को लेकर डील किया था और समझने की कोशिश करी थी कि कनेक्टर्स होते क्या हैं। जो हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उसमें हम किन पार्ट्स ऑफ स्पीच को कनेक्टर्स कहते हैं। तो हमें पता चला हम प्रीपोजिशन और कंजंक्शंस को कनेक्टर्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। कनेक्टर्स का मतलब क्या होता है कि आपके मेन सेंटेंस के अंदर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कोई कैरी करके रखता है या उसको जो पकड़ के रखता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारे मेन सेंटेंस के साथ, उन वर्ड्स को जो वो कैरी करते हैं, दूसरे वर्ड्स को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या फिर एक सिंगल वर्ड को, उन्हें हम कनेक्टर्स कहते हैं। जो कि प्रीपोजिशन भी हो सकता है, कंजंक्शन भी हो सकता है। ये हमने पहले वाले पार्ट में अपना सीखा था। इंट्रोडक्शन में हमने थोड़ी सी जानकारी कनेक्टर्स के बारे में इकट्ठा की थी। अब जैसे जैसे हम आगे इन पार्ट्स में बढ़ते जाएंगे वैसे हमें कनेक्टर्स को लेके और क्लियरिटी होगी। इंट्रोडक्शन में हमने ये भी जानने की कोशिश की थी कि जो हमारे कनेक्टर्स होते हैं, जो हमने प्रीपोजिशन और कंजंक्शंस में भी अलग से इनको पढ़ा है, अब यहाँ पर हमें इनको पढ़ने का क्यों ज़रूरत पड़ रही है कनेक्टर्स के नाम से? क्योंकि हमने कनेक्टर्स को, यानी हम प्रीपोजिशन और कंजंक्शंस के साथ में बात कर रहे हैं, हमने उनको कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज में बांट दिया इस चैप्टर में। अब उस कैटेगरी से बांटने से क्या हुआ, उससे आपको पता चल जाएगा कि अगर आपको किसी कॉज या किसी के रीज़न को लेकर बात करनी है तो आपको कौन से प्रीपोजिशन और कंजंक्शंस का ज़रूरत पड़ेगा, या अगर आप किसी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट की बात कर रहे हो तो आपको कैसे प्रीपोजिशन और कंजंक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी। और भी जो इसकी कैटेगरीज होती हैं उन सब में हमने इनका डिवीजन किया है। तो यहाँ पर हम इनके कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे कि इनका कॉन्टेक्चुअल यूजेस क्या है। अब कॉन्टेक्चुअल यूजेस का मतलब होता है कि आपका सेंटेंस किस तरीके से दिया हुआ है, यानी वो आपको क्या बात कर रहा है। क्या वो विरोधाभास की बात कर रहा है, क्या वो कारण पूछ रहा है आपसे, राइट? तो उस तरीके से आपको कनेक्टर्स का यूज़ आप इस चैप्टर में सीखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो आज के लेक्चर में हम किन टॉपिक्स को कवर करेंगे और या फिर हमारा चर्चा का विषय क्या रहेगा। सबसे पहली बात जो अब हम शुरू करने जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स। अब देखिए, हम इंट्रोडक्शन कवर कर चुके कनेक्टर्स को लेकर। मैंने आपको बताया प्रीपोजिशन क्या होता है, कंजंक्शंस क्या होता है, और थोड़ा बहुत हमने एडवर्ब के बारे में भी जानकारी दी। जैसे मैंने एडिशनली बताया था कि हम इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है उसको कंसीडर करके चले तो आगे काम आ सकता है। तो उस कंडीशन में भी एडिशनली हमने बताया था किस तरीके से यूज़ होता है एज अ कनेक्टर, यानी एडिशनली वहाँ पर एडवर्ब था। लेकिन जो हमारा ब्रॉड कैटेगरी है कनेक्टर्स के अंदर जिनको हम लेकर डील करेंगे वो है हमारे कंजंक्शंस और प्रीपोजिशंस। अब दोनों में अंतर क्या है, ये आपने सेपरेट कंजंक्शंस में भी पढ़ा है और प्रीपोजिशन में भी पढ़ा है। इनके क्या रूल होते हैं, किस तरीके से सेंटेंस में इनको प्लेस किया जाता है, इनके फंक्शंस क्या होते हैं। लेकिन अब हमें पहले इनके बेसिक्स के बारे में समझेंगे और एक ही सेंटेंस को हम कंजंक्शन के साथ भी बनाएंगे बिना उसका मीनिंग चेंज किए, बिना उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज किए हम उसको प्रीपोजिशन के साथ भी बनाएंगे। यानी हमें समझना दोबारा होगा कि कंजंक्शंस क्या होते हैं, प्रीपोजिशन क्या होते हैं, तभी हम इनको आपस में बदल सकते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर कोई दो बातें आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, यानी आपने उम्मीद नहीं की हो, फॉर एग्जांपल कि बारिश हुई थी फिर भी मैं खेलने गया। अगर कोई बच्चा कह रहा है कि कल बारिश हुई थी और मैं खेलने गया था, यानी कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई कि बारिश में आम तौर पर जो हमारा सेंस बनता है कि बच्चे बाहर खेलने नहीं जाते हैं, वो घर पे ही खेलते हैं, लेकिन वो बारिश होने के बावजूद भी खेलने गया। अब ये दो स्टेटमेंट है, बारिश हुई थी, मैं खेलने गया था। अब इन दोनों को आपस में किसी कंजंक्शन ने जोड़ दिया। अब आपको ज़रा यहाँ पर जब हम आगे इस चैप्टर में बढ़ेंगे, इस लेक्चर के अंदर भी हम आगे इस चीज़ को कवर करेंगे कि आप एक को कंजंक्शन के साथ भी लिख सकते हैं, एक सेम सेंटेंस को, और प्रीपोजिशन के साथ भी लिख सकते हैं। दोनों का स्ट्रक्चर बदल जाएगा लेकिन दोनों का मीनिंग सेम रहेगा। इस बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आज से हम अपने कनेक्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे और जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट जिसको आज लेकर हम चर्चा करेंगे वो है कंजंक्शंस और प्रीपोजिशन। यानी कंजंक्शन किस तरीके से प्रीपोजिशन से अलग होते हैं, किस तरीके से वो सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं, और प्रीपोजिशन का क्या रोल होता है, इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो अब हम शुरुआत करते हैं कंजंक्शन और प्रीपोजिशन के साथ अपने लेक्चर की। अब देखिए, सबसे पहले आता है कि कंजंक्शन क्या होते हैं। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया है और कंजंक्शन चैप्टर में भी बताया है कि कंजंक्शन का मतलब होता है जहाँ पर दो चीज़ें आपस में जुड़ रही हों और उनको पकड़े हुए हो। तो प्रीपोजिशन क्यों नहीं हुआ? प्रीपोजिशन का भी तो मतलब होता है रिलेशन इस्टेब्लिश करना, कनेक्ट करना,
कंजंक्शन कैसे अलग हो गया प्रीपोजिशन से? अलग ये सिर्फ अपने फंक्शंस की वजह से हुए। चाहे इनका मीनिंग आपको ये लग रहा हो कि ये आपस में रिलेशनशिप बताने के लिए होते हैं, कनेक्ट करने के लिए होते हैं, लेकिन इसका एक और मीनिंग समझिए, इनका फंक्शन अलग होता है। अब फंक्शन किस तरीके से अलग होता है कि जो कंजंक्शन जो वर्ड होता है, ये लिंक करेगा या जो कनेक्ट करेगा, ये दो क्लॉजेस को कनेक्ट करेगा। अब ज़रा ध्यान से देखिए, राइट। अब कंजंक्शन और प्रीपोजिशन में थोड़ा जो अंतर होता है वह यह अंतर है कि कंजंक्शन जिसको कनेक्ट करेगा, मान लीजिए ये मैंने एक प्लस जो है कंजंक्शन को कनेक्ट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है, और यहाँ पर लिख दिया मैंने क्लॉज 1 और इसने जोड़ा हुआ है क्लॉज 2 को, राइट। जो क्लॉज 1 होती है, यानी मैंने आपको बताया था क्लॉज का मतलब क्या होता है, जिसका खुद का एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, यानी ये अपने आप में भी एक मीनिंग कन्वे कर रही है। उसके बाद दूसरी जो क्लॉज होती है उसका भी एक अपना सब्जेक्ट होता है और उसका भी अपना एक वर्ब होता है, यानी ये भी अपने आप में एक मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला कि कल बारिश हुई थी, राइट, तो यहाँ पर एक अपने आप में एक सेंटेंस हो गया। मैं खेलने गया था, यहाँ पर ये अपना एक सेंटेंस हो गया। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने इन दोनों को जोड़ने के लिए एक वर्ड ले लिया, वही कंजंक्शन है। और प्रीपोजिशन में किस तरीके से बदला अलग होंगे इनसे? जो प्रीपोजिशंस होते हैं, देखिए इसका मतलब ही होता है प्रीपोजिशन, यानी किसी के स्थान से पहले, राइट, प्रीपोजिशन। अब किससे पहले की बात करेंगे, किससे पहले यूज होते हैं? ये नाउन से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी अगर आपने कोई मेन सेंटेंस लिख दिया, राइट, आपने मेन सेंटेंस लिख दिया, तो जब आप प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करोगे, मैं पी लिख देता हूँ, उसके बाद जो आप वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मैं यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स जो है, इसका मतलब हो गया वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आप प्रीपोजिशन के साथ कनेक्ट कर सकते हो, जो कि क्लॉज नहीं होता। क्लॉज को कनेक्ट करने के लिए आपको कंजंक्शन का इस्तेमाल होगा, लेकिन किसी वर्ड को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए आप प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कर सकते हो। इस ग्रुप ऑफ वर्ड में आपको नाउन मिल जाएगा एज अ ऑब्जेक्ट, किसका? प्रीपोजिशन का, और ये वर्ड भी क्या होगा? नाउन की तरह काम करेगा या एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा प्रीपोजिशन का। ये हमने प्रीपोजिशन में अच्छे से डील किया है। तो यहाँ पर अब हम दोबारा आते हैं अपने थ्योरी पे। अ कंजंक्शन इज यूज टू लिंक वर्ड्स एंड टू क्लॉजेस, यानी सिर्फ एक कंजंक्शन की बात हो रही है। एक कंजंक्शन क्या करता है? लिंक करता है दो क्लॉजेस को, दो कंजंक्शन तीन क्लॉजेस को, राइट। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि क्लॉजेस से एक कम हमारा कंजंक्शन होगा। वहीं वेयर एज प्रीपोजिशन इज यूज टू शो रिलेशनशिप। प्रीपोजिशन रिलेशनशिप बताता है किसमें? बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस में, टिपिकली इंडिकेटिंग डायरेक्शन, लोकेशन, टाइम, मेथड बाय विच समथिंग इज डन। यानी किसी चीज को किस द्वारा किया गया, मतलब कैसे किया गया है, उसके बारे में बात कर सकता है प्रीपोजिशन। समय के बारे में बात कर सकता है, लोकेशन के बारे में बात कर सकता है, और डायरेक्शन के बारे में बात कर सकता है। वहीं कंजंक्शन जो होता है वो हमारे दो क्लॉजेस को आपस में जोड़े रखने का काम करता है। इन एनी सेंटेंस और क्लॉज द प्रिंसिपल वर्ब इज द सेंट्रल पॉइंट। तो किसी भी सेंटेंस के अंदर या किसी भी क्लॉज के अंदर जो हमारा सेंटर पॉइंट क्या होता है, वो होता है प्रिंसिपल वर्ब। देखिए प्रिंसिपल वर्ब, हमने बात करते हैं वर्ब दो टाइप की हो जाती हैं। एक को हम बोल देते हैं हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, और दूसरी होती है हमारी मेन वर्ब, जिसको हम प्रिंसिपल वर्ब भी बोल देते हैं। जैसे इज गोइंग, इज गोइंग, तो ऑक्सिलरी वर्ब हो गया हमारा इज, और गोइंग हो गया हमारा मेन वर्ब, राइट। तो किसी भी सेंटेंस अगर हमारा मेन वर्ब नहीं है तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब हमारा प्रिंसिपल वर्ब की तरह काम करेगा। लाइक ही इज अ स्टूडेंट, तो मैंने लिख दिया एक सेंटेंस, ही इज अ स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो इज लास्ट सेंटेंस में जो हमने डिस्कस किया था वहां पर ऑक्सिलरी वर्ब है, अब यहाँ पर ये प्रिंसिपल वर्ब की तरह काम करेगा, राइट। देखिए ऑक्सिलरी वर्ब वहीं आएंगी जहां पर प्रिंसिपल वर्ब होगी। अगर प्रिंसिपल वर्ब नहीं है तो वह ऑक्सिलरी वर्ब प्रिंसिपल वर्ब की तरह एक्ट करेगा। ये इस तरीके से समझिए, किसी स्कूल में अगर प्रिंसिपल है तो वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट हो सकती है, राइट, नहीं भी
हो भी सकती है, राइट, ये ऑप्शनल है। लेकिन अगर किसी स्कूल में प्रिंसिपल ही नहीं है, प्रिंसिपल की पोस्ट ही नहीं है, तो क्या वहाँ वाइस प्रिंसिपल होगा? नहीं, वह वाइस प्रिंसिपल अपने आप में प्रिंसिपल ही होगा, वह वाइस नहीं होगा, राइट। इसको इस तरीके से समझिए, हायरार्की में टॉप पोजीशन पे होने की वजह से नीचे वाली पोजीशन हो सकती है या नहीं हो सकती। लेकिन अगर टॉप पोजीशन ही नहीं है, हम जिसको निचला स्थान या निचली पोजीशन कह रहे थे, वही अपने आप में टॉप पोजीशन कहलाई जाएगी, यानी वही ऑक्सिलरी वर्ब को हम मेन वर्ब बोलेंगे, राइट। ये हमने वर्ब में अच्छे से समझा है इस पॉइंट को और इस टॉपिक को। In conclusion, we can say that conjunctions can needed connect clauses with each a principal verb. यानी बेसिकली जो आप क्लॉज लिख रहे थे सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी ये सब्जेक्ट हो गया क्लॉज 1 का, ये भी वर्ब हो गया क्लॉज 1 का, आपने कंजंक्शन का यूज़ करा, दिस इज कंजंक्शन, राइट। मैं इसको बोल देता हूँ ये कंजंक्शन हो गया, देन ये कनेक्ट कर रहा है सब्जेक्ट 2 और वर्ब 2। तो कंजंक्शन बेसिकली ये दो प्रिंसिपल वर्ब्स को आपस में कनेक्ट किए हुए हैं, राइट। हाउएवर प्रीपोजिशन टिपिकली डू नॉट सर्व दिस फंक्शन। यही डिफरेंस आ जाता है कि कंजंक्शन क्या कनेक्ट करेगा, दो क्लॉजेस को कनेक्ट करेगा जिनके पास प्रिंसिपल वर्ब है, लेकिन कभी भी प्रीपोजिशन जिनको कनेक्ट करेगा, जिन वर्ड्स को रखेगा अपने साथ, या जिस भी वर्ड, देखिए वर्ड और वर्ड्स मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी फ्रेज की बात मैं कर रहा हूं, अगर वर्ड या फ्रेज को रखेगा वो उसमें कोई भी मेन वर्ब नहीं होगा, राइट। इंस्टेड दे आर मोर अबाउट लिंकिंग अ नाउन और प्रोनाउन टू अनदर वर्ड इन द सेंटेंस। यानी ये किसी प्रिंसिपल वर्ब को कनेक्ट करने का काम नहीं करेंगे, प्रीपोजिशन हमारे नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस से जोड़ने का काम करते हैं, देयर बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल कॉन्टेक्स्ट और डिटेल। तो ये क्यों बताते हैं? क्योंकि ये रिलेशनशिप बताते हैं एडिशनल जानकारी का या डिटेल हमें देने के लिए, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि हमारे जो पुराने कॉन्सेप्ट है उनको ब्रशअप किया जाए। ब्रशअप का मतलब है धूल मिट्टी हटाई जाए, प्रिंसिपल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब को समझा जाए कि ये क्या होते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिए वर्ब का मतलब क्या होता है। वर्ब हमारे जो होते हैं एक्शन डिनोटिंग वर्ड्स होते हैं। एक्शन कह सकते हो या फिर आप स्टेट कह सकते हो, किसी भी स्टेट या एक्शन। अब ये स्टेट और एक्शन किसके हैं? सब्जेक्ट के। तो सब्जेक्ट के एक्शन और स्टेट को बताने के लिए जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उन्हें हम वर्ब्स कहते हैं, राइट। ओके, नाउ अब वर्ब की दो कैटेगरी होती है, एक होता है हमारा प्रिंसिपल वर्ब और एक होता है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, राइट। अब प्रिंसिपल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में क्या अंतर है? देखिए, इज, एम, आर, वॉज, वर, राइट, बीइंग, बी, हैज, हैव, हैड। अगर इनके साथ आपको कोई और वर्ब भी शो होती है तो ये हमारे हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेंगे, लेकिन अगर इनके साथ कोई मेन वर्ब नहीं है तो ये हमारे प्रिंसिप ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी ऑल वर्क हार्ड, तो यहाँ पर एक वर्ब होगी वर्क। वी मे लिव हैप्पीली, वर्ब। ही इज रिच, वर्ब। ही डज नॉट हेल्प, तो मेन वर्ब होगी हेल्प और डज नॉट क्या होगी? हमारी ऑक्सिलरी वर्ब। ही वॉज इल, वॉज। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, अब ये हो गया डिड नॉट, क्या हो गया हमारा? ऑक्सिलरी वर्ब, और गो क्या हो गया? हमारा मेन वर्ब, टू द क्लास। ही वॉज इल, ही डिड नॉट गो टू द क्लास। तो जरा ध्यान से देखिए, इन जरा सेंटेंसेस को आपस में पढ़िए। वी ऑल वर्क हार्ड, वी मे लिव हैप्पीली। हमने मेहनत की थी इसलिए हम खुश रहते हैं, राइट। रह रहे हैं या फिर हम खुश, मतलब वो हैप्पीली तब रह पाए जब उन्होंने मेहनत की, राइट। ही इज रिच, वह रिच है। ही डज नॉट हेल्प द नीडी का मतलब है जिनको जरूरत है। तो याद रखिएगा, द प्लस और एडजेक्टिव जब भी यूज करते हो आप, राइट, द रिच, द पुअर, तो ये पूरी एक क्लास को डिनोट करता है, राइट। ये प्लूरल माना जाएगा, ये क्या माना जाएगा? प्लूरल, ये माना जाएगा प्लूरल, राइट। ये पूरी क्लास को डिनोट करेगा, राइट। जैसे यहाँ पर ये भी हो सकता है, ही इज रिच, ही डज नॉट हेल्प द पुअर, वह अमीर है, वह गरीबों की मदद नहीं करता। ही डज नॉट हेल्प द पुअर। ही वॉज इल, वह बीमार था। ही डिड नॉट गो टू द क्लास, वह क्लास नहीं गया था, राइट। आगे,
सो जो हमने एग्जांपल्स दिए, तो देयर आर 2 सेंटेंसेस ईच कंटेनिंग, तो हर एक के अंदर 2 सेंटेंसेस थे, हर एग्जांपल में 2 सेंटेंसेस थे, राइट। तो हर एक एग्जांपल में अगर 2 सेंटेंसेस थे और उन दोनों को सेपरेट हमने फुल स्टॉप से किया था। जहां पर आपको फुल स्टॉप दिखेगा इसका मतलब है कि सेंटेंस वहां पर फिनिश हो गया है, राइट। ईच कंटेनिंग वन प्रिंसिपल वर्ब, एक में प्रिंसिपल वर्ब थी और एक में वन ऑक्सिलरी वर्ब और प्रिंसिपल दोनों थी। तो प्रिंसिपल वर्ब क्या हो गया, वर्क हो गया, लिव हो गया, हेल्प हो गया और ये एंड है, हेल्प एंड गो, राइट। नॉन प्रिंसिपल वर्ब क्या हो गई, इज हो गया, मे हो गया, डज नॉट हो गया, वॉज हो गया एंड डिड नॉट हो गया। ये हमने लास्ट आपको समझा दिया था। अब जरा ध्यान से देखिए, इफ वी कनेक्ट बोथ सेंटेंसेस, अगर हम उन दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट करें, वी वर्क हार्ड, वी मे लिव हैप्पीली, राइट। ही इज रिच, ही डज नॉट हेल्प द नीडी, ही वॉज इल, ही डिड नॉट गो टू द क्लास। अगर इनको आप आपस में कनेक्ट करें, राइट, सो इन द गिवन एग्जाम्पल्स, जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस किए, विदाउट चेंजिंग द एक्चुअल मीनिंग, अब हमें उनकी मीनिंग में कोई बदलाव नहीं करना है, तो अब हम उनको आपस में कैसे जोड़ सकते हैं। देखिए, फुल स्टॉप लगा के वो दोनों अलग अलग एक ही, मैं एक एग्जांपल की बात कर रहा हूं, एक एग्जांपल के अंदर, फॉर एग्जांपल, अब पहला एग्जांपल क्या था, वी ऑल वर्क हार्ड, राइट। हम ये एग्जांपल ले लेते हैं, वी ऑल वर्क हार्ड, ये एग्जांपल हो गया, फुल स्टॉप। वी मे लिव हैप्पीली, राइट। अब जरा ध्यान से देखिए, वी ऑल वर्क हार्ड, वी मे लिव हैप्पीली, तो ये दोनों आपस में अलग अलग सेंटेंसेस हैं। एक और एग्जांपल ले लीजिए, राइट। इसको लिखिए, ही इज रिच, ही इज रिच, राइट, ही इज रिच, फुल स्टॉप, ही डिड नॉट हेल्प, या ही इज रिच, ही डज नॉट हेल्प, he does not help the needy। सेकेंड एग्जाम्पल यही था हमारा, he was ill, he was ill, he did not go, he did not go to the class। अब जरा ध्यान से देखिए, बावजूद उसके, वह अमीर था, उसने गरीबों की मदद नहीं करी, तो ये दो अलग है। ही इज रिच, वह अमीर है, वह जरूरतमंदों की मदद नहीं करता है। वह बीमार था, वह क्लास नहीं गया था। तो ये दो अलग अलग है। हिंदी में भी पढ़ोगे तो इनके आगे फुल स्टॉप यानी डंडा लगाओगे आप। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या मैं इस पूरे एक एक अलग अलग जो सेंटेंसेस हैं, क्या मैं इनको कंप्राइज करके या इनमें कुछ ऐसा जोड़ घटाकर क्या मैं इन्हें एक बना सकता हूँ। देखिए, फुल स्टॉप का मतलब होता है एक सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट हो गया, अब उसके बाद दोबारा जो भी लिखा जाएगा वो एक अलग से नया सेंटेंस कंसिडर करा जाएगा। हिंदी में डंडा से आप डिनोट करते हो फुल स्टॉप को, और इंग्लिश में फुल स्टॉप को बिंदु आप डिनोट करते हो, राइट। लेकिन हमें इनका मीनिंग नहीं बदलना है, हमें यही कन्वे करवाना है कि वह अमीर है, वह गरीबों की, वह ज़रूरतमंदों की मदद नहीं करता, वह बीमार था, वह स्कूल नहीं गया था। तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम कंजंक्शंस यूज़ कर सकते हैं, क्या हम प्रीपोजिशंस यूज़ कर सकते हैं, क्या हम और कुछ तरीका है इनको एक कनेक्ट करने का। तो अब हम जो है मेन टॉपिक, यहाँ से हमारा जो चैप्टर का है, ये जो भी हमने पढ़ा अभी फाउंडेशन था, अब हम कनेक्टर्स को इस्तेमाल करना सीखते हैं। तो देखिए, एक हो गया सो दैट, इन ऑर्डर दैट, दो, ऑल दो, इवन दो, ये हमारे क्या है, ये हमारी कंजंक्शंस है। बिकॉज, सिंस, एज। सो दैट का मतलब भी इन ऑर्डर दैट ही होता है। अगर जो सो दैट का मीनिंग आता है, इन ऑर्डर दैट का भी मीनिंग वही आएगा। दो का मीनिंग भी, ऑल दो का मीनिंग भी, इवन दो का मीनिंग भी सेम रहेगा। बिकॉज का मीनिंग, सिंस का मीनिंग, एज का मीनिंग सेम रहेगा। अब ये यूज कैसे करना है, एग्जाम्पल पे देखिए, वी ऑल वर्क हार्ड सो दैट वी मे लिव हैप्पीली। तो या फिर आप सो दैट का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप इन ऑर्डर दैट भी लिख सकते हो। यानी हम, वी ऑल वर्क हार्ड, हमने मेहनत की, राइट, सो वी मे लिव हैप्पीली। ऑल दो या फिर इवन दो ही इज रिच, बावजूद उसके वह अमीर था, है, यानी अमीर होने के बावजूद
ही डज नॉट हेल्प द नीडी, वह जरूरतमंदों की मदद नहीं करता है। क्या इन्होंने आपको लग रहा है कि हमने सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट को बदला है? नहीं बदला है, ये सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। बिकॉज ही वॉज इल, क्योंकि वह बीमार था। ही डिड नॉट गो टू द स्कूल, इसलिए वह स्कूल नहीं जा सका या क्लास नहीं जा सका। मीनिंग आप समझ गए? यानी आप कंजंक्शंस यूज कर रहे हो। पहले आपने हर एक एग्जाम्पल पे दो स्टेटमेंट दी, जैसे ही वॉज इल, फुल स्टॉप, ही डिड नॉट गो टू द स्कूल। अब हमें फुल स्टॉप की जरूरत नहीं पड़ी, हमने एक ही सेंटेंस में दोनों बातों को कह दिया बिना उसका मीनिंग चेंज करे। तो और हमने किसका इस्तेमाल करा? सिंस, एज, बिकॉज। आप इनमें से कोई एक यूज कर सकते हो, ऑप्शनल है ये। ऑल दो, इवन दो, इनका भी सेम मीनिंग होता है, राइट? दो भी हो सकता है, इवन दो की जगह हम दो भी यूज कर सकते हैं, ऑल दो भी यूज कर सकते हैं, इन सो दैट और इन ऑदर दैट भी हम यूज कर सकते हैं, राइट? सो कहने का मतलब यह है कि अब देखिए यहां पर आपको बिकॉज, रीजन, और यहां पर क्या है? यहां पर आपको कॉन्ट्राडिक्टरी, यानी वो अमीर है, अमीर होने के बावजूद भी वह जरूरतमंदों की मदद नहीं करता है। वी ऑल वर्क हार्ड, हमने मेहनत की, या वो हम मेहनत करते हैं, या जो भी है आप अच्छे से मेहनत करोगे या करते थे। वी मे लिव हैप्पीली, ताकि हम अच्छे से या खुशी से रह सकें, राइट? सो एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बता रहा है, राइट? सो इस तरीके से हमारे कनेक्टर्स यूज किए जाते हैं। बट इफ वी वांट टू कनेक्ट दीज सेंटेंसेस विद प्रीपोजिशन, अब यहां पर हमारा मेन थोड़ा सा शुरू होता है। अब आपने दो स्टेटमेंट्स को सिंपली, आपको जैसा उसका कॉन्टेक्स्ट लगा वैसा आपने प्रीपोजिशन कंजंक्शन पुट कर दिया, क्योंकि दोनों अलग अलग क्लॉजेस थी, दोनों अलग अलग सेंटेंस थे, यानी एक में भी आपको सब्जेक्ट वर्ब दिखा, दूसरे में भी आपको सब्जेक्ट वर्ब दिखा। तो आपने एक कंजंक्शन के साथ दोनों को जोड़ दिया, जो उससे वो सेम मीनिंग कन्वे कर पाए, ऐसा आप कंजंक्शन ले आए। बट अगर हम प्रीपोजिशन यूज करें, तो प्रीपोजिशन के साथ कंडीशन क्या थी हमारी, कि प्रीपोजिशन, या जो है अभी भी, कि प्रीपोजिशन सिर्फ वर्ड्स को कनेक्ट करेगा, क्लॉजेस को कनेक्ट नहीं करेगा। यानी हमें अब कुछ चेंज करना पड़ेगा हमारे सेंटेंसेस के अंदर, जिससे कि हम उनके वर्ब को ट्रांसफॉर्म कर दें। यानी अगर वर्ब हमारी रहे ना, तो क्या वो क्लॉज कह पाएगा? नहीं कह पाएगा, फिर तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन गया। अब हम यही करने वाले हैं। We have to be careful because there is no main verb or helping verb after the use of preposition. Please highlight this. हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे, तो प्रीपोजिशन के बाद कोई भी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। So we must use preposition. अब हमें किस तरीके से प्रीपोजिशन यूज करना, दैट कन्वे द सेम मीनिंग एज द सेंटेंसेस विदाउट ऑल्टरिंग द एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। हम इस तरीके से वी मस्ट यूज, हम प्रीपोजिशंस का यूज करेंगे, किस तरीके से करेंगे कि हमारा जो मीनिंग है सेंटेंसेस का वो चेंज ना हो, उसके कॉन्टेक्स्ट में कोई ऑल्टरिंग विदाउट ऑल्टरिंग का मतलब होता है चेंज, विदाउट चेंजिंग द एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस, एंड वी मस्ट चेंज द फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वर्ब में बदलाव करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब इन ऑर्डर टू कि सो एज टू, अब देखिए इन ऑर्डर दैट, अब इन ऑर्डर टू जो यूज करोगे या सो एज टू यूज करोगे, ये प्रीपोजिशन होता है, याद रखिएगा। इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट, ये कॉन्ट्राडिक्टरी प्रीपोजिशन होते हैं। बिकॉज ऑफ और ओइंग टू, ये हमारे रीजन के प्रीपोजिशन होते हैं। अब हम इनका इस्तेमाल करेंगे। हमने वहां पर इन ऑर्डर दैट करा था, राइट? ऑल दो इवन दो यूज करा था, बिकॉज, सिंस, एज यूज किया था। अब हम यहाँ पर जो है अपने प्रीपोजिशंस यूज करेंगे। नाउ सी, वी ऑल वर्क हार्ड सो एज टू लिव हैप्पीली, और इन ऑर्डर टू लिव हैप्पीली। हम मेहनत, वी ऑल वर्क हार्ड, हमने मेहनत करी ताकि हम खुशी से रह पाए, राइट? इन स्पाइट हिज रिचनेस, उसके अमीर होने के बावजूद, ही डज नॉट हेल्प द नीडी। देखिए हिंदी में आप थोड़ा सेम पढ़ सकते हो, यानी हिंदी जैसे आप ट्रांसलेशन की बात करते हो ना, दोनों का कॉन्टेक्स्ट सेम है, नो डाउट, दोनों का मीनिंग भी सेम है। बट यही होता है कि आपको जब भी इंग्लिश पढ़नी है तो ट्रांसलेशन यूज नहीं करना है,
क्योंकि हमने कंजंक्शन में हमने यहाँ पर ऑल्दो और दो लगा के बात करी, ऑल्दो दो ही इज रिच ही डज नॉट हेल्प द नीडी, लेकिन यहाँ पर हमने इज रिच को हटा ही दिया, हिज रिचनेस, और रिचनेस क्या है, रिचनेस इज अ नाउन, और डिस्पाइट क्या है, ये एक प्रीपोजिशन है, इन स्पाइट ऑफ ये भी एक प्रीपोजिशन है। क्या प्रीपोजिशन के बाद आपको वर्ब दिखा, ये जो लिव है ना, लिव, टू लिव, ध्यान से देखिए, इन ऑर्डर टू लिव, ये एक इन्फिनेटिव बन गया, इन्फिनेटिव बन गया, राइट, इन्फिनेटिव बन गया, लिव हैप्पीली, he does not help the needy, again in spite या despite his being rich, अब आप क्या यूज कर सकते हो, being rich भी कर सकते हो, he is rich को आपने दो तरीके से बदल दिया, his richness और his being rich, अमीर होने के बावजूद he does not help the needy, right, because of owing to his illness और his being ill, right, क्योंकि वह बीमार था या बीमारी की वजह से वो क्योंकि बीमार था, या फिर आप कर सकते हो बीमारी की वजह से वह क्लास नहीं जा चुका या गया था या फिर स्कूल नहीं गया था, राइट। सो क्या आपने देखा यहाँ पर, आपने कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं देखा, कोई मेन वर्ब नहीं देखा, हमने सिंपली ट्रांसफॉर्म किया। वहीं हमें कंजंक्शन में ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत नहीं थी। हमने किन चीजों को ट्रांसफॉर्म किया ये और देख लेते हैं। मे लिव को हमने टू लिव बदल दिया, इन्फिनेटिव बना दिया, राइट। इसको हमने बीइंग बना दिया, वॉज को हमने बीइंग बना दिया, राइट। सो इन द गिवन सेंटेंसेस द प्रिंसिपल वर्ब इज रिमूव्ड, तो हमने प्रिंसिपल वर्ब को रिमूव किया आफ्टर द यूज ऑफ प्रीपोजिशन एंड द फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब इज चेंज, और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी हमने उसके फॉर्म को चेंज करा। अब यहाँ पर कुछ आपको मैंने सेंटेंसेस दिए हैं, अब आपको पहले खुद पढ़ने हैं, देन उसके बाद उसको करेक्ट करना है। अब कैसे, He did not leave drinking, उसने ड्रिंकिंग का मतलब यहाँ पर बात करिए अल्कोहल की बात कर रहे हैं कि उसने अल्कोहल पीना नहीं छोड़ा था। डिस्पाइट द डॉक्टर हैड वार्न्ड हिम, बावजूद इसके कि डॉक्टर ने उसे वार्न किया था, उसने अल्कोहल कंज्यूम करना नहीं छोड़ा। तो जरा ध्यान से देखिए, ये जो डिस्पाइट है उसके बाद द डॉक्टर हैड वार्न्ड, ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब, यहाँ पर ही सब्जेक्ट हो गया, डिड नॉट लीव ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब। क्या ये दो क्लॉजेस हैं? तो पहला करेक्शन हो जाएगा, आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं बदलना है। तो आप कहना ये चाहते हो कि डॉक्टर के वार्न करने के बावजूद भी उसने अल्कोहल कंज्यूम करना नहीं छोड़ा, उसने जो शराब जिसकी बात कर रहा है कि उसने पीना नहीं छोड़ा। तो यानी आप कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे हो कि डॉक्टर ने वार्न किया लेकिन उसके बावजूद भी वो इस काम को कंटिन्यू कर रहा है। तो डिस्पाइट की जगह आप ऑल्दो लिख सकते हो, ऑल्दो लिख सकते हो, दो लिख सकते हो, या फिर अगर आप डिस्पाइट रखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो डॉक्टर्स वार्निंग, राइट। आगे देखते हैं, ही कुड नॉट पास द एग्जाम बिकॉज ऑफ, ये अगेन एक प्रीपोजिशन है, ही सब्जेक्ट हो गया, कुड नॉट पास द एग्जाम, अगेन ये मेन वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, डिड नॉट सॉल्व, अगेन ये मेन वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ही कुड नॉट पास द एग्जाम बिकॉज ऑफ। अब देखिए वो एग्जाम क्यों पास नहीं कर पाया, क्योंकि उसने सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मान लीजिए एग्जाम में 40% लाने थे तो वो अब 100 क्वेश्चन थे, तो जिसने 40 ठीक कर दिए वो एग्ज़ाम पास कर गया, तो यानी वो 40 क्वेश्चन ठीक नहीं कर पाया। तो रीज़न है उसके एग्ज़ाम को पास ना करने का कि वह 40 क्वेश्चन ठीक नहीं कर पाया। तो यहाँ पर क्या है, सफिशिएंट नंबर, जितना ज़रूरत थी उतने क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया, इसलिए वो एग्ज़ाम में पास नहीं हुआ, फेल हो गया, राइट। तो यहाँ पर कारण है, रीज़न है, ऊपर वाला कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, और आपको पता है दोनों गलत है क्योंकि दोनों क्लॉजेज हैं, उनको जोड़ के किस में से रखा हुआ है, प्रीपोजिशन के साथ जोड़ के रखा है, दोनों गलत है। अब किस तरीके से चेंज करेंगे ये देखिए, इन बोथ सेंटेंसेस प्रीपोजिशंस आर यूज्ड एज अ कनेक्टर, हमने प्रीपोजिशन को कनेक्ट करा बट द कनेक्टर्स प्रिंसिपल वर्ब्स आर यूज्ड, तो उन कनेक्टर्स के साथ जो प्रीपोजिशंस की तरह यूज हुए हैं हमने देखा उनके साथ डिड नॉट सॉल्व, हैड वार्न्ड, तो इनके साथ क्या यूज हो रहा है, प्रिंसिपल वर्ब यूज हो रही है, और किनके साथ, प्रीपोजिशन के साथ, जो कि गलत स्ट्रक्चर है। प्रीपोजिशन के साथ अभी बताया था ऑक्सिलरी वर्ब प्रिंसिपल वर्ब नहीं होती हैं, वो सिर्फ एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी जो नाउन या उसके ऑब्जेक्ट्स को कैरी करता है प्रीपोजिशन के। सो सेंटेंस जो है हमारे ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हैं और उनको हमें ठीक करना है। ठीक करने के दो तरीके हैं,
या तो वर्ब की फॉर्म में चेंज कर दो आफ्टर प्रीपोजिशन while maintaining the original sentence context। या तो आप वर्ब में बदलाव कर सकते हो। अगर आप वर्ब में बदलाव नहीं करना चाहते तो आप कंजंक्शन यूज कर सकते हो। डिस्पाइट का मीनिंग होता है बावजूद, तो इसका जो कंजंक्शन वाला मीनिंग होता है यही तो आपको सिखाना था कनेक्टर्स में। यही इसी पे फोकस है कि अगर आपको एरर का क्वेश्चन आ गया या फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आ गया और आपको ऑप्शंस दे दिए गए, तो कहां पर आपको कंजंक्शन यूज करना है, कहां पर आपको प्रीपोजिशन यूज करना है, यही आपको सीखना है। इसी पॉइंट के लिए वेट कर रहे थे कि क्लास यहां पर आए और आपको पता चले कि कनेक्टर्स को हमने क्यों सेपरेटली डील किया। इसी पॉइंट के लिए डील किया। आपको वहां पर एरर दिख गई थी, ही डिड नॉट स्टॉप ड्रिंकिंग राइट डिस्पाइट द डॉक्टर हैड वार्नड हिम। तो आपको वो एरर दिख गई कि दोनों अलग अलग क्लॉजेज हैं, उनको आपने किससे जोड़ दिया, प्रीपोजिशन किससे जोड़ दी, जो कि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। अब उसको तो दो तरीके से चेंज कर सकते थे आप, या तो आप उसमें डिस्पाइट की जगह ऑल दो या दो लगा दो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरे वाले में बिकॉज ऑफ की जगह बिकॉज लगा दो, सिंस लगा दो, ठीक हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं करना है तो द डॉक्टर्स वार्निंग राइट। सो करेक्शन द गिवन यूजिंग प्रीपोजिशन, तो आप प्रीपोजिशन के साथ कैसे करेक्ट कर सकते हो, ही डिड नॉट लीव ड्रिंकिंग डिस्पाइट द डॉक्टर्स वार्निंग, तो ये यहाँ पर वार्निंग क्या हो गया, नाउन हो गया। द डॉक्टर्स क्या हो गया, डॉक्टर्स की एडवाइस, तो डॉक्टर्स यहाँ पर पोजीशन, डॉक्टर की एडवाइस की बात कर रहा है, तो द वार्निंग के लिए आ गया राइट। सो यहाँ पर अब कोई वर्ब नहीं रही, ये वार्निंग क्या है, ये जिरंड बन गया। और जिरंड क्या होता है हमारा, एज अ नाउन काम करता है, और यहाँ पर ये एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है राइट। ही कुड नॉट पास द एग्जाम बिकॉज ऑफ नॉट सॉल्विंग सफिशियंट नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए नॉट सॉल्विंग, अब यहाँ पर क्या है, ये सफिशियंट, सॉल्विंग सफिशियंट नंबर, यहाँ पर ये जो सफिशियंट, ये जो सॉल्विंग आया है ना, दिस इज नॉट अ वर्ब, ये वर्ब नहीं है, ये पार्टिसिपल है। क्या है ये, पार्टिसिपल। तो आपको मेन वर्ब हटा दिया, ऑक्सिलरी वर्ब हटा दिया और सिंपली कर दिया। अगर आपको लिखना था द डॉक्टर हैड वार्नड हिम, तो आप डिस्पाइट की जगह दो या ऑल्दो लिख सकते थे। ही कुड नॉट पास द एग्जाम, तो यहाँ पर आप बिकॉज लिख के, बिकॉज ही डिड नॉट सॉल्व सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन, बिकॉज सिंस एज भी यूज कर सकते थे राइट। तो यही आपको सिखाना है। जैसे कंजक्शन के साथ ही डिड नॉट लीव ड्रिंकिंग ऑल्दो या दो द डॉक्टर हैड वार्नड हिम, और ही कुड नॉट पास द एग्जाम बिकॉज या सिंस ही डिड नॉट सॉल्व द सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस राइट। अब जरा यहाँ पर देखिए, बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन सेंटेंसेस वी डिवाइड कनेक्टर्स। तो ये मैंने आपको बताया था कि सेंटेंसेस के बीच में रिलेशनशिप के लेकर हमने कनेक्टर्स को डिवाइड कर दिया कि कहाँ पर कारण बताना है, कहाँ पर रीजन बताना है, कहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट बताना है, कहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी बात करनी है राइट, कहाँ पर टाइम का रिलेशन बताना है। तो उसके लिए हमने जो है कनेक्टर्स का ग्रुप बना दिया। अब कनेक्टर्स के ग्रुप में कंजंक्शन प्रीपोजिशन दोनों साथ रहेंगे, फिर आपको एक ही सेंटेंसेस को दोनों से चेंज करना सिखाएंगे। प्रीपोजिशन से कैसे चेंज कर सकते हो, कंजंक्शन से कैसे चेंज कर सकते हो। जब आपको दोनों में चेंज करना आ जाएगा तो यानी आपको उसके ऊपर कमांड हो जाएगी कि अब आप समझ जाओगे कि क्वेश्चन में एरर है, तो आपको दिख जाएगा कि वो कंजंक्शन की एरर है या प्रीपोजिशन की एरर है। अगर एरर है दोनों में से किसी एक की, तो उसको किस तरीके से सुधार करना है ये भी आपको अब पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल नॉट गो टू द फंक्शन डैश ही इन्वाइट्स मी अनलेस या अनटिल। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर दो मीनिंग और लिख रहा हूँ राइट। अनलेस और अनटिल को मैंने हिंदी में लिख दे रहा हूँ कि इनका मतलब क्या होता है। आई शैल नॉट गो टू द फंक्शन, यहाँ पर इसका हिंदी में मीनिंग होता है अगर नहीं राइट। और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं जब तक नहीं। देखिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इस बारे में पता होगा अनलेस और अनटिल, क्योंकि ये हम पहले पढ़ चुके हैं कंजंक्शन में। अगर आपको नहीं पता है ये मेरे लिए और अच्छी बात है, क्योंकि अब यहाँ से आप एक कॉन्सेप्ट सीखोगे। तो जरा इसको हिंदी में मैं समझा देता हूँ। मैं तब तक फंक्शन में नहीं जाऊँगा डैश, वह बुलाएगा नहीं। तो जब तक नहीं आएगा या फिर अगर वह बुलाएगा नहीं। देखिए हिंदी में अगर आप बोलते हो ना मैं वहाँ नहीं जाऊँगा जब तक वह मुझसे नहीं कहेगा, जब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक मम्मी मुझसे नहीं कहेंगी, मैं ये नहीं करूँगा जब तक कोई मुझसे नहीं कहेगा। तो हिंदी में आप जब तक नहीं यूज़ करते हो राइट, जब तक नहीं। अब ज़रा दोनों में अंतर क्या है
क्यों मैं कहता हूं कि ट्रांसलेशन पे मत जाइए? देखिए, अगर आपने अनटिल यूज कर दिया तो ये बहुत बड़ी एरर हो जाएगी। अनटिल होता है कि कोई कंडीशन टाइम पे डिपेंड है। अगर कोई कंडीशन टाइम के ऊपर डिपेंड करती है तो आप अनटिल यूज कर सकते हो। लेकिन अगर कोई बात, कोई स्टेटमेंट वो रीजन पे डिपेंड है, या फिर मैं बात करूं वो कंडीशन के ऊपर है, वह स्टेटमेंट तब होगी जब उसकी यहां पर अगर वह स्टेटमेंट तब पूरी होगी जब वह कंडीशन पूरी होगी। यानी आई शैल नॉट गो टू द पार्टी, तो इंग्लिश में तो यहाँ पर अनलेस होना चाहिए, क्योंकि आपको ये फील आ रहा है कि ये कंडीशन की बात की जा रही है कि यह क्यों नहीं जाएगा फंक्शन में, क्योंकि इसने कंडीशन रख दी है कि वह उसे बुलाएगा नहीं, तब तक वो नहीं जाएगा। तो अगर आप इसको हिंदी में देखोगे तो जब तक के लिए तो अनटिल हो गया। क्या अनटिल सही है? बिल्कुल गलत है। हिंदी नहीं सीख रहे हैं हम अभी, इंग्लिश सीख रहे हैं। तो यहीं से ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसीलिए मैंने कनेक्टर्स को अलग कैटेगरीज में बना के इसीलिए डिवाइड करा, ताकि आपके अंदर वो जो बहुत जल्दी चला जाता है ना ट्रांसलेशन वाला थॉट कि हिंदी में ट्रांसलेट करके देख लो आंसर सही हो जाएगा, गलत होता है वो गलत इसलिए होता है क्योंकि हिंदी में यहाँ पर जब तक नहीं सही हो सकता है कि जब तक वह नहीं बुलाएगा मैं नहीं जाऊंगा फंक्शन में। लेकिन इंग्लिश में यहाँ पर कंडीशन की बात हो रही है, कोई टाइम के डिपेंडेंट नहीं है ये स्टेटमेंट, ये कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट है। और कंडीशन किसके ऊपर, कंडीशन क्या है कि वह इनवाइट, तब जब उसको इनवाइट करेगा तभी जाएगा। तो यहाँ पर अनलेस आएगा, राइट, यहाँ पर आंसर अनलेस आएगा। तो यही आपको सीखना है। तो इसी को समझाने के लिए हमने कनेक्टर्स को अलग अलग कैटेगरीज और ग्रुप में बांटा है, ताकि आपको क्लियरिटी हो, आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो और आपको समझ में आए कि किस तरीके से आपको ये चीज़ें कवर करनी है, कनेक्टर्स को सीखना है। अब आने वाले लेक्चर में अब हम कनेक्टर्स में जो बात कर रहे हैं कैटेगरीज को पढ़ेंगे। कॉन्ट्राडिक्टरी क्या है, कॉज एंड इफेक्ट क्या है। अगर कोई एक अब देखिए कैटेगरी के अंदर भी हम फिर प्रीपोजिशन को अलग से डील करेंगे, कंजंक्शंस को अलग से डील करेंगे। यानी जो अब तक आपने सीखा है वो सारी कवरेज हम यहाँ पर कनेक्टर्स में पढ़ लेंगे, राइट। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही, हम बाकी का जो भी है अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। थैंक यू सो मच।